आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9th क्लास की वर्कशीट जो है सामाजिक विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति किताब से। और आज हम पढ़ रहे हैं संस्थाओं का कामकाज। आपको याद ही होगा हमने हमारी पिछली वर्कशीट में भी इसी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसके साथ साथ विधायिका यानी विधान पालिका के बारे में हमने बात की थी। और उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका। आपको याद ही है विधायिका या विधान पालिका हम उसे कहते हैं जो देश के लिए सरकार की मदद करती है नियमों को बनाने में, और उन्हीं विधानों को, नियमों को जो लागू करती है वो होती है कार्यपालिका। तो चलो देखते हैं हमारी वर्कशीट हमें क्या कह रही है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू करने में या लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की जरूरत होती है। अमली जामा शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अमली जामा का मतलब होता है उसे लागू करना, उसे अमल में लाना। अमल शब्द से अमली और जामा का मतलब होता है, जामा एक तरीके के वस्त्र का नाम होता है। अमली जामा का कुल मिलाकर मतलब होता है बनाई गई चीज को अमल में लाना। तो अमली जामा का मतलब अमल में लाना। तो संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की जरूरत होती है। सरकार की नीति को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। हमने पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था, आपको याद ही होगा कि बनाए हुए नियमों को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और कार्यपालिका के साथ साथ आज हम जानेंगे कार्यपालिका के भागों के बारे में। कार्यपालिका में दो तरीके के भाग हैं, या ये कहें कि दो तरीके के सदस्य मौजूद हैं। एक वो जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें मौजूद हैं, दूसरे तरह के व्यक्ति वो जो स्थायी कार्यपालिका में मौजूद हैं। राजनीतिक कार्यपालिका आपको याद है हम पिछली वर्कशीट के बारे में जब बात कर रहे थे, देश के स्तर की यानी राष्ट्रीय स्तर की सरकार की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कई बार इस तरह की बात की कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या चुनाव होते हैं, सांसदों को हम चुनकर भेजते हैं, चुनाव करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो कुल मिलाकर चुनाव के द्वारा, चुनाव यानी निर्वाचन करना, चुनकर उनको पद पर बिठाना या पद देना यानी निर्वाचन करना। तो हम चुनाव के द्वारा या निर्वाचन के जरिए से जब निर्वाचन करके जब किसी व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं या किसी व्यक्ति को चयन करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है चुनाव के द्वारा किसी व्यक्ति को चुने जाने की, ये किसी खास अवधि के लिए होती है। आपको पता है हम 5 साल के लिए इन्हें चुनते हैं। तो चुनकर जिन व्यक्तियों को हम भेजते हैं वो इस राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा हैं। आपको राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में दो बातें याद रखनी है। एक कि राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे द्वारा इलेक्शन के द्वारा चुने गए लोग हैं, या आप सिर्फ इतना कहें कि राजनीतिक कार्यपालिका में चुने गए प्रतिनिधि हैं। और दूसरी खास बात ये है कि राजनीतिक कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं वो सभी एक खास अवधि के लिए हैं। तो कौन सी दो बातें? एक, इन्हें चुना गया है, दूसरा खास अवधि के लिए यानी लिमिटेड पीरियड के लिए चुना गया है। जैसे प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए चुना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा भाग है इसका स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके अंदर जो सदस्य हैं वो एक बार नियुक्त किए जाने के बाद तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते, अथवा उन्हें किसी विशेष कारण से पदच्युत यानी उनके पद से हटा नहीं दिया जाता, या फिर वो वॉलंटियरी अपने पद को छोड़ देते हैं। तो पद से हटाने वाली स्थितियां बहुत कम पैदा होती हैं। इनको पद से हटाना भी बहुत आसान नहीं होता एक बार नियुक्त किए जाने के बाद। अब बढ़ें आगे।
ये लोग कौन हैं? स्थायी कार्यपालिका में जो मौजूद सदस्य हैं ये कौन हैं? तो स्थायी कार्यपालिका में जो मौजूदा सदस्य हैं, आपने सुना होगा, आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिनको आप आईएएस यानी आईएएस ऑफिसर, आईएएस पूरा भी नहीं, हम अक्सर आईएएस ही बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। और ये शब्द आपने मूवी में बहुत देखे होंगे कि आईए ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएससी ऑफिसर, इस तरीके के जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सभी स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, लंबे समय के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या फिर सिविल सर्वेंट या नौकरशाह के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों के लिए 4 नामों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मतलब वही है जिनको मैं अभी तुम्हें बता रही थी, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वही हैं जिन्हें इस पद पर हम देखते हैं। इन्हें हम नौकरशाह भी बोलते हैं, सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं, स्थायी कार्यपालक भी बोलते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर हम आईएएस या आईपीएस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे मूवी के सीन याद आ जाएंगे और आ गए होंगे जब आपने देखा है कि उनकी पावर क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। लोकतंत्र के स्तंभों की जब बात की जाती है तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। मैं क्यों बताऊं, आप मुझे बताइए। लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। आप मुझे बताइए लोकतंत्र के वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। देखें तो सही, हमारे बच्चे कितनी खोजी प्रवृत्ति के हैं। पिछली वर्कशीट में मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से कुछ बच्चों ने उनके जवाब दिए। जिन बच्चों ने उनके सही जवाब दिए हैं उन्हें ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और अगली बार मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी कि आपका उत्तर कितना सही था। तो प्रश्न मैं रिपीट कर देती हूँ, लोकतंत्र के 4 स्तंभों के नाम बताने हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। उत्तर देने के लिए आप अपनी वीडियो के ठीक नीचे देखेंगे, आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और YouTube पर वीडियो जब देख रहे हैं तो नीचे लिखा होगा कमेंट, वहां पर क्लिक करके बॉक्स खुलेगा और उस बॉक्स में आपको अपना आंसर टाइप करना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, देखिए हम पिछली बार बात कर चुके हैं कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और देश की सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन करने वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, बशर्त कि वो संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसका फिर भी मंत्री उसे अगर बना दिया जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अब यहाँ क्या लिखा है, ये सब बातें जो यहाँ लिखी हैं ये मैंने पिछली वर्कशीट में आपके साथ डिस्कस की थी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री है, जो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक संस्था है, क्योंकि वो बहुत सारे नेताओं को अपने साथ लेकर चलता है या बहुत सारे नेताओं का वो नेता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि लोकसभा में जो पार्टी जीतती है लोकसभा के इलेक्शन में, तो या जो पार्टी गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती है, यानी कि राष्ट्रीय सरकार बनाती है, जिसे हमने केंद्रीय सरकार की बात की थी, उनमें जो लोकप्रिय नेता होगा या जो उनमें सभी की सहमति से जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना तय होगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है या प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जिन जिन सदस्यों को मंत्री के पद देने के लिए कहता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर ही उन व्यक्तियों को मंत्री के पदों की शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने का मतलब होता है उन पदों पर नियुक्त कर देता है। साथ में यहाँ पर एक और विशेष बात लिखी है कि मंत्री पद उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो संसद के सदस्य हों। अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जो संसद का सदस्य नहीं है, तो संसद का आपको याद है ना, हमने पिछली बार 2 सदन पढ़े थे, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। तो
वह व्यक्ति दोनों में से किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है और फिर भी उसे पद दिया जाता है तो उसे दिया जाता है साथ में 6 महीने का वक्त। उन 6 महीनों के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी की सदस्यता हासिल करनी होती है, यानी या तो उसे लोकसभा का सदस्य बनना होगा या फिर राज्यसभा का। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बोलूँगी, जो बच्चे पहली बार महाअध्ययन के साथ आज वर्कशीट कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी बात को जानना समझना है, जैसे मैंने राज्यसभा या लोकसभा की बात की, तो प्लीज़ आप वर्कशीट नंबर 40 महाअध्ययन के चैनल पर ही वर्कशीट नंबर 40 को एक बार देख लीजिएगा। आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और आप आगे हमारे साथ वीडियो देखते रहें। इसके लिए जो भी बच्चे वीडियो आज देख रहे हैं और उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी यूट्यूब पर चलती हुई इस वीडियो के नीचे एक बटन होगा रेड कलर का जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का, उसे क्लिक कर दें, कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। इसके बाद आप बेल का बटन दबा दें। हम जब भी वीडियो डालेंगे तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी वीडियो को खोलकर सुन सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हेडिंग दी गई थी, तो अभी हमने बात की प्रधानमंत्री के बारे में और हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही मंत्री परिषद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो मंत्री परिषद है उसके 3 भाग हैं और ये वो 3 भाग हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? आपको मैं और एक बात बता दूं, अगर आपको कहीं पर मंत्रिमंडल लिखा मिलता है तो उसका मतलब भी कैबिनेट मंत्री ही होता है, मतलब वो कैबिनेट का मंत्री है। मंत्रिमंडल में है मतलब कैबिनेट का मंत्री है। ये हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का ही फर्क है बस। तो आपको जो विशेष बात ध्यान में रखनी है वो ये, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल 2 अलग अलग शब्द हैं। मंत्री परिषद का एक अंग है मंत्रिमंडल या कैबिनेट, आप इसे याद रखिएगा। मैं रिपीट करती हूँ, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल 2 अलग अलग शब्द हैं और मंत्रिमंडल को हम कैबिनेट भी बोलते हैं। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री परिषद का एक अंग है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता होते हैं और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। मतलब उस पार्टी में जो भी नेता जिनके पास मंत्रालय हैं, उनको मंत्रालयों का काम दिया गया है वो, और जो भी सबसे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता मतलब बड़े उम्रदराज नेता हैं, उन्हें कैबिनेट के अंतर्गत मंत्री बनाया जाता है या माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये वो मंत्री होते हैं जिनको छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं और ये कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। यानी कि ये मंत्रिमंडल जब भी कोई मीटिंग बुलाएगा तो उसमें ये सभी राज्य मंत्री जो हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये सब शामिल होंगे। अब हम तीसरे भाग की बात करते हैं जिसमें है हमारे राज्य मंत्री। देखो ऊपर लिखा है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और नीचे है सिर्फ राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है, विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से, अपने विभाग के। मतलब ये कि ये पहले वाले कैबिनेट मंत्रियों के पास, हमने पढ़ा ना कैबिनेट मंत्रियों के पास मंत्रालय होते हैं, तो उन्हीं मंत्रालयों से, उन्हीं विभागों से ये जुड़े हुए हैं। तो जिस भी मंत्री से ये जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ उन्हीं के द्वारा बुलाई गई मीटिंग्स को अटेंड करना पसंद करते हैं या उनमें जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ये थी बातें मंत्री परिषद के बारे में। आपको याद रखना है, कार्यपालिका के 2 भाग हैं, राजनैतिक कार्यपालिका, दूसरा स्थायी कार्यपालिका। उसके बाद मंत्री परिषद के 3 भाग हैं, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री।
अब आज हम जो कुछ और खास बातें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। आपको याद है ना, हम पिछली जब वर्कशीट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि औपचारिक रूप से सारी शक्तियां, सबसे ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन क्योंकि सभी कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री करते हैं, इसीलिए उन शक्तियों का प्रयोग भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो वास्तविक रूप में सबसे ज्यादा शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं या प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती हैं, लेकिन कागजी स्तर पर सबसे ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। तो पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में। अब प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, ये तो हम जानते ही हैं, और प्रमुख होने के नाते इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। पहला, जैसे एक उदाहरण दिया है कि ये कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, मतलब जितनी भी कैबिनेट मीटिंग बुलाता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, और विभागों के कार्यों में समन्वय करते हैं। समन्वय का मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। समन्वय का मतलब संतुलन, बैलेंस बनाना। और विभिन्न विभागों में जो भी आपसी विवाद होते हैं उसमें अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको याद है ना, प्रधानमंत्री के बारे में हमने पहले भी लास्ट वर्कशीट में जो बातें पढ़ी थी उसमें इससे कुछ और अलग बातें बताई थी, आपको वो भी सब याद रखनी है। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना और सभी मंत्रियों में काम का वितरण करना, ये काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा। आपको याद है ना, पूरी सरकार, लोकसभा के सदस्य आधे से ज़्यादा अगर उनकी खिलाफत कर देते हैं तो उन्हें अपने पद छोड़ने पड़ते हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये मैं आपको पिछली वर्कशीट में बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो काम वो करते हैं वो राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करते हैं, कानूनों और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में अपनी भूमिका निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। जैसे हमने देखा, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश, न्यायालयों के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, इन सब की नियुक्ति करते हैं। और यहाँ तक कि सुरक्षा बल का सुप्रीम कमांडर भी हमारा राष्ट्रपति ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो कुल मिलाकर हमने अभी प्रधानमंत्री के अधिकार और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आपको कुछ ये बातें हैं जो याद रखनी है प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में। विस्तृत क्षेत्र है प्रधानमंत्री के अधिकारों का। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना, विभाग देना, उन कामों की निगरानी करना जो विभागों में होते हैं, सभी मंत्रियों को काम बांटना, ये सभी काम प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट के भीतर वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, इतना प्रभावशाली कि अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार काफ़ी ज़्यादा हैं। और वहीं हम राष्ट्रपति की बात करें तो क्योंकि हम पिछली बार भी बात कर चुके हैं और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, उसे सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। वह राष्ट्र अध्यक्ष तो है, केवल नाम मात्र के लिए अधिकारों का प्रयोग करता है। इसके अलावा भी, ये सब होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास काफ़ी सारी शक्तियां हैं और जिनके अनुसार वह कार्य भी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना और सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में अपनी भूमिका निभाना। और अभी तक हम पिछली और इस वाली दोनों वर्कशीट्स में ये देख चुके हैं कि वो शपथ दिलाकर पद पर नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, मंत्रियों की, इसके अलावा न्यायाधीशों की।
जो राज्यपाल सभी राज्यों में होते हैं, राज्य में दो मुख्य लोग हैं, एक मुख्यमंत्री और दूसरा राज्यपाल। जैसे पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यपालों को भी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और चुनाव आयुक्त को भी। इसके अलावा एक और खास बात, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक, मतलब जो आपको पता ही है, आपको याद ही होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं तोपों की सलामी दी गई, इस तरह की बातें आपने सुनी ही होंगी। उस वक्त भी आपने देखा होगा, आपने जाना होगा कि सुप्रीम कमांडर कौन है रक्षा बलों का, सेना का, तो वो है राष्ट्रपति। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। हमने पढ़ा था ना पीछे कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर उस पर करने ही होते हैं, तभी वो कानून बनाया जाता है। अच्छा, ये सब बातों के साथ में आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक और खास बात बताती हूँ, जो हमारी कम से कम वर्कशीट में तो नहीं दी हुई है। वो बात ये है कि अगर न्यायाधीश कोई भी फैसला लेते हैं या न्यायाधीश कोई भी निर्णय देते हैं, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनका न्याय या उनका फैसला अंतिम फैसला होता है, उसे टाला नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है या मृत्युदंड दिया गया है, उस फैसले को अगर बदलने की क्षमता किसी में है तो वो है राष्ट्रपति। और इस पर आपने कई मूवी देखी होंगी जिनमें ऐसा होता है। मुझे बहुत पुरानी मूवी याद है, नाम मुझे याद नहीं, करिश्मा कपूर और अजय देवगन है उसमें। और मूवी शुरू ही ऐसे होती है, उन्हें फांसी की सज़ा मिलती है और राष्ट्रपति को अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं और एट द एंड उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाती है। इसी तरीके से आजकल की मूवीज़ में भी ऐसी कई मूवी हैं जिनमें राष्ट्रपति को लेटर लिखा जाता है कि वो फांसी की सज़ा को टाल दें। तो ये है एक और ख़ास बात राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो इस उदाहरण से आपको ये पता चल गया होगा कि हमने हमारी वर्कशीट में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों और अधिकारों के बारे में जो पढ़ा वो बहुत लिमिटेड है। इनकी शक्तियाँ इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसकी देश में क्यों ज़रूरत है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कार्यपालिका की ज़रूरत है हमें इसलिए ताकि सरकार की नीतियों को कार्य रूप दिया जा सके, उन्हें लागू किया जा सके। दूसरा, राजनैतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है, तो ये मैंने आपको बताया ही था। राजनीतिक कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है और एक खास अवधि के लिए, जबकि स्थायी कार्यपालिका में जो मौजूदा सदस्य होते हैं वो लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और उन्हें स्थायी कार्यपालक, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको और एक खास बात इसमें बता देती हूँ कि स्थायी कार्यपालिका में जो ये नौकरशाह शब्द से हम जिन्हें बुलाते हैं, जब मैं IAS, IAPS, IFSC की बात कर रही थी, तो आपको ये याद रहेगा और आपको ये ध्यान आता भी होगा कि इन पदों पर एग्ज़ाम्स को क्रैक करके, यानी कि एक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया से गुजर कर इन पदों पर ये व्यक्ति पहुंचते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो वो हैं ये सभी अधिकार। और उसके बाद हमसे पूछा गया है देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका का महत्व लिखिए, तो वो है ये सब हमने अभी तुरंत ही मैंने आपको समझाया है। मुझे लगता है दोबारा इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं ही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूँगी अगली वर्कशीट में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।